तीन तप समाजसेवेची तपश्चर्या करणाऱ्या बेटी बचाव चळवळीच्या अध्यक्षावर ते आहेत. 3 तपापेक्षा जास्त त्यांनी ही तपश्चर्या केली, त्याच्याबद्दल आपल्यातर्फे आशा टाळी. स्वच्छ भारत अभियानाच्या त्या ब्रँड अँबॅसिडर आहेत. कोरोना महामारीला न घाबरता सुमारे 9,000 पेक्षा जास्त कोरोना पीडित रुग्णांना त्यांनी मोफत हिलिंग सेवा पुरवली. राजयोगा मेडिटेशनद्वारे डॉक्टर सुधाताईंनी 11,000 पेक्षा जास्त व्यक्तींना दिलासा दिला आहे. कारागृहातील कैदी बांधवांमध्ये राजयोगा मेडिटेशनद्वारे सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणले आहे. कंकारिया करंडकद्वारा बाल रंगभूमीचे अखंडपणे 25 वर्ष निस्वार्थ सेवा त्या करत आलेल्या आहेत. आणि अशा सुधाताई आज आपल्या बरोबर आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आल्या. मी ट्रेनिंग सेंटर तर्फे आणि आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करतो. जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र आणि जिल्हा परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित आजचा हा कार्यक्रम या प्रशिक्षण क्षेत्रामधला या कार्यक्रमात उपस्थित असणारे आदरणीय डॉक्टर कर्डिले सर, आदरणीय डॉक्टर कोंढुळे सर, आदरणीय अंधारे सर, आदरणीय बेलेटे मॅडम, आदरणीय नवले मॅडम, आदरणीय वैद्यकीय अधिकारी, LHV आणि आरोग्य कर्मचारी अधिकारी वर्ग आणि माझ्या सर्व बंधू आणि भगिनींनो, आजचा आपला हा जो काही सेशन आहे त्याची सुरुवात आपण 1 मिनिट सायलेन्सने करूया. 1 मिनिट सायलेन्स म्हणजे 1 मिनिट आपल्याला शांत बसायचंय. शांत म्हणजे हा एक डोस आहे. आपण पेशंटला डोस देतो, ही गोळी इतक्या वेळा इतकं असं घ्या, हे इंजेक्शन असं घ्या. तर हा एक प्रत्येक मानवासाठी डोस हा मेडिटेशनचा आहे आणि तो कधी कधी 1 मिनिटाचा सुद्धा पुरतो. आणि 1 मिनिट जगाच्या पाठीवर सर्वांकडे असतो, मला वाटतं असतो, बरोबर आहे. तर आता 1च मिनिट आपण मेडिटेशन करूया. एक छोटंसं गीत लागेल 1 मिनिट आणि ते करत असताना आपल्याला सरळ बसायचं म्हणजे आपली स्पायनल कॉर्ड स्ट्रेट ठेवायची आहे. आपली जी स्पायनल कॉर्ड आहे, कारण जे ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड याचं कनेक्शन आहे तिथे लूज कनेक्शन नको व्हायला, म्हणून स्पायनल कॉर्ड नेहमी काही पण जर आपण काही विशेष गोष्टी करत असू तर स्पायनल कॉर्ड आपल्याला स्ट्रेट ठेवली पाहिजे. आणि डोळे हलके बंद ठेवा आणि हे जे गीत लागेल त्या गीताच्या भावनेशी आपण एकरूप होऊया. तो WHO ने जो व्याख्या की है, डेफिनेशन की है कि केवल शरीर स्वस्थ होके नहीं चलेगा, शरीर के साथ मन भी स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए. केवल मन से भी नहीं चलेगा तो सामाजिक जीवन भी स्वस्थ और शांतपूर्ण चाहिए. इतना ही नहीं तो आध्यात्मिक जीवन भी सेफ चाहिए और आध्यात्मिक जीवन की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए. यानी 4 एस्पेक्ट है, हेल्थ के 4 एस्पेक्ट है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक. और कहा जाता है कि 85% डिसीजेस जो है वो साइकोसोमेटिक है, यानी पहले मन में आते हैं और फिर शरीर में आते हैं. तो मन में कैसे आते हैं, तो एक मन अगर देखा जाए तो उसका स्ट्रक्चर और जो अपना जीवन है उसका जो स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हम भोजन करते हैं, सो जाते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, ये 3 बातें अगर रही तो शरीर स्वस्थ हो सकता है. वैसे मन की जो स्वस्थता है वो भी मन के भोजन हम कैसे करते, किसका भोजन, मन का भोजन.
मन का भोजन जो है वो सोच विचार है, वो संकल्प है। जो हमारे मन में विचार आते हैं, संकल्प आते हैं, भाव भावनाएं उमड़ती है, अगर वो दूषित है तो मन दूषित है, अगर वो शुभ है, शुद्ध है तो मन शक्तिशाली है। अब तो अभी हम देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, अगर मेरे मन के विचार अगर शुद्ध और शुभ नहीं है और दूषित है, यानी गुस्से वाले हैं, या तो फिर किसी का द्वेष है, मत्सर है, किसी के बारे में घृणा है, या तो चिंता है, या तो टेंशन है, या तो स्ट्रेस है, ये सारे दूषित भाव भावनाएं हैं। और ये दूषित भावनाएं मन को कमजोर कर लेती है। और जब मन कमजोर होता है तो अपना जो ऑरा होता है, हर इंसान को एक ऑरा होता है, और वो ऑरा में ऐसे काले धब्बे आ जाते हैं। तो हर डिसीज जो आते हैं पहले मन में आते हैं और फिर शरीर पर आते हैं। मन में आने के बाद 3 महीने के अंदर वो शरीर में आते हैं। तो जब मन में आते हैं वो ऑरा के रूप में रिफ्लेक्ट होते हैं। और जो अपना हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है, एक एनर्जी बॉडी होती है। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान की तरफ देखो तो उसकी तरफ 2 बॉडी होती है, एक हड्डी मांस की जो हम देख रहे हैं एक दूसरे को, वो एक शरीर है, और उसके साथ साथ एक एनर्जी बॉडी है। एनर्जी बॉडी एनर्जी से बनती है, एनर्जी सोच विचार और भावनाओं से बनते हैं। और उस बॉडी में पहले जो डिसीज आना है, जो बीमारी आनी है, पहले उस बॉडी पर आती है, एनर्जी बॉडी पर, और 3 महीने के बाद में वो शरीर के ऊपर आती है। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो गए हैं, लेकिन जब वो ऑरा में आती है, एनर्जी बॉडी में आती है, तभी हम मेडिटेशन के द्वारा अगर उसको क्लियर किए तो वो शरीर पर नहीं आती है। इसलिए अपनी हेल्थ अच्छे होने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी होना चाहिए। साइकोसोमेटिक डिसीज जिसको हम कहते हैं, अभी हार्ट डिसीज बढ़ते जा रहे, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज बढ़ता जा रहा है, कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे, घुटनों का दर्द वाले, माइग्रेन वाले, कैंसर वाले, कितने कितने सारे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो मन की दुर्बलता, मन की कमजोरी, मन का कमजोर होना, मन अशक्त होना। और मन अशक्त होने का कारण क्या है? मन अशक्त होने का कारण है हमारे सोच विचार। जो हमारे सोच विचार है वो उसकी क्वालिटी अगर देखा जाए तो वो निगेटिव हो गए, व्यर्थ हो गए, वेस्ट हो गए। और क्वांटिटी अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा संख्या बढ़ने लगी। थोड़ा भी समय हम शांत बैठे, अभी 1 मिनट हम शांत बैठे तो मल्टीपल विचार इधर के उधर के, घर के बाहर के, जिम्मेदारी के, संसार के, यानी अनेक विचार मन में आते रहे। इसका मतलब कि हर एक के मन में हरी भरी करी है ही है। लेकिन जब ये मन शांत होगा, मन में शुभ भावनाएं आएंगी, मन में चिंतन जो चलता है वो शुभ चिंतन चलेगा, और सारे सोच विचार जब शुद्ध और शुभ हो जाएंगे तब मन की शक्ति बढ़ेगी। और जब मन की शक्ति बढ़ेगी तो कोई बीमारी नजदीक नहीं आएंगे, क्योंकि पहले बीमारी कहाँ आती है? एनर्जी बॉडी पर आती है, और एनर्जी बॉडी के बाद फिर फिजिकल बॉडी पर आती है। समझो मुझे माइग्रेन होना है तो मेरे एनर्जी बॉडी में पहले यहाँ पर काला धब्बा आएगा। वो मैंने 3 महीने के अंदर क्लीन किया मेडिटेशन से, तो वो मेरे फिजिकल बॉडी पर नहीं आएगा। नहीं क्लीन किया तो ये यहाँ पर आएगा। अगर हार्ट पे है तो यहाँ पर काला धब्बा दिखाई देगा, किडनी पर होगा तो यहाँ पर, लीवर पर होगा, यानी हर एक ऑर्गन और हर एक इंद्रिय से रिलेटेड ये ऑरा है। ऑरा में काले धब्बे आते हैं, और पहले एनर्जी बॉडी पर कोई भी डिसीज आता है और फिर फिजिकल बॉडी पर आता है। आजकल का जमाना हरी भरी करी का है, मैंने कहा अभी, और उसके कारण हम स्वयं की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। पता ही नहीं चलता कि एनर्जी बॉडी पर कब डिसीज आया, और ये भी पता नहीं चलता कि वो फिजिकल बॉडी पर कब आया। लेकिन हमारे पास एक समय है, कितना? 3 महीने का समय है। 3 महीने के अंदर हम ये क्लीन और क्लियर कर सकते हैं। अगर एनर्जी बॉडी पर कोई भी बीमारी आई तो 3 महीने के अंदर अगर हमने 3 महीने मेडिटेशन किया तो वो क्या हो जाएगा? वो दाग, जो धब्बा जो है, वो डिसीज जो है वो निकल जाएगा, और फिजिकल बॉडी पर वो कोई भी असर नहीं आएगा। अगर हमने देखा जाए, जैसे मैंने कहा कि साइकोसोमेटिक डिसीजेस बहुत सारे हैं, तो उसमें से हार्ट अटैक भी है। और वो जो हार्ट अटैक है उसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में किया गया, और इस रिसर्च के इंचार्ज थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। वो राष्ट्रपति भी थे, वो
साइंटिस्ट भी थे, और दिल्ली के जो एम्स डिपार्टमेंट में कार्डियोलॉजिस्ट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डॉक्टर गुप्ता, उनके द्वारा और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी उनके मार्गदर्शन में बहुत बड़ा रिसर्च हो गया। पहले 200 पेशेंट लिए गए और 200 ही पेशेंट सभी हार्ट डिसीज वाले थे, उनके आर्टरीज में ब्लॉकेज थे, और उनको फिर ये सारे मेडिटेशन की थेरेपी सिखाई गई। पहले उनका सभी जो इन्वेस्टिगेशन करना है वो कर लिए, ब्लड का इन्वेस्टिगेशन, ऑरा का इन्वेस्टिगेशन, एंजियोग्राफी वगैरह वगैरह, और उसके बाद में उनको 3 महीने का पहला टप्पा 3 महीने का ये राजयोगा मेडिटेशन की जीवन पद्धति सिखाई गई। और 3 महीने के बाद उनके ऑरा फिर से चेक किया गया, तो जो ऑरा में धब्बा था, जो ब्लैक स्पॉट था, वो धीरे धीरे फेंट होते हुए फिर निकल गया। और फिर जो ब्लॉकेज थे, ऐसे भी कई पेशेंट होते हैं कि जिनको एंजियोप्लास्टी नहीं होती है, ऐसे भी कोई पेशेंट होते हैं कि जिनका बाईपास भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट के सामने बस बहुत ही गहरा अंधेरा होता है। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है, जिसको हम थेरेपी कह सकते हैं, ये राजयोगा मेडिटेशन की थेरेपी द्वारा हार्ट के पेशेंट रिवर्स होते हैं। अपने सामने एक उदाहरण है जो तो वो खुद का बाद में एक्सपीरियंस बताएंगे। अंधारे सर जो है वो स्वयं हार्ट के पेशेंट थे, ऐसा मैं बोलूंगी, और वो जब हमारे पास आए तो हमारे साथ मिलजुल कर उन्होंने राजयोगा मेडिटेशन का बहुत अच्छा अभ्यास किया, और अभी वो हार्ट डिसीज के जो डेंजर पार्ट था उससे बाहर आ गए और सेफली अभी रोज मेडिटेशन करते हैं। तो उनके लिए हम तालियां बजाएंगे। बहुत सारे फूले आपको मिले हैं आज, बहुत बहुत बधाई हो। तो ये ऐसे जैसे अंधारे सर है, वैसे करीब करीब 20,000 पेशेंट विदाउट एनी ऑपरेशन, ना एंजियोप्लास्टी किया, ना बाईपास किया, लेकिन ये थेरेपी के द्वारा वो ये हार्ट डिसीज से मुक्त हो गए। तो हार्ट डिसीज तो बड़ी बात हो गई, हम तो बाकी तो यानी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमने देखना चाहिए। तो मैंने कहा कि जैसा मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मन का भोजन है सोच विचार, तो सोच विचार हमारे क्वालिटी और क्वांटिटी को अगर देखा जाए तो क्वालिटी वाइज हमारे सोच विचार सदा शुभ और शुद्ध होना चाहिए। कैसे? शुद्ध और शुभ। अगर हम स्वयं की तरफ देखें, सुबह से लेके रात को सोने तक कि कौन से विचार मन में आते हैं। एक तो जो बात बीत गई है ना, जो बात इसके पहले बीत गई, कल क्या हुआ, सुबह क्या हुआ, वो रिपीट मन में होते रहता है। सच है क्या? सच है क्या? सच है। या तो फिर जो अभी चल रहा है उसके साथ में चिंता रहती है, ये होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, कोई ये बोलेगा क्या, कोई वो बोलेगा क्या वगैरह, या तो भविष्य की चिंता रहती कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। तो जो भी मेजॉरिटी, जैसे जो साइंस हमारे सामने रखता है कि मोर देन 85% थॉट्स आर व्यर्थ वेस्ट एंड नेगेटिव, तो उसको हमें चेंज करना है। और पॉजिटिव कब होते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं तब पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि प्रार्थना के शब्द जो है वो पॉजिटिव है, वो शुद्ध है। जब हम एक दूसरे से जब प्यार से बात करते हैं वो भी शुद्धता है, वो भी पॉजिटिविटी है। लेकिन ये दोनों ही बातें हमारे जीवन से अभी माइनस होने लगी है। हम न प्रार्थना करते, न एक दूसरे के साथ बोलने के लिए हमें समय होता है। हम तो बस दौड़ते रहते, ये जीवन सभी का ही ऐसा हो गया है। तो उसके लिए अभी 3 लॉज जो वैज्ञानिक लॉज है। नंबर 1, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं, ये एक लॉ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। इसका एक उदाहरण, एक रिसर्च किया गया। इस रिसर्च में 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप के हाथ में पियानो दिया और उनको कहा गया कि रोज आप 2 घंटा पियानो बजाना है। और दूसरा ग्रुप, बी ग्रुप है, उनको कहा गया कि आपको पियानो ही बजाना है, लेकिन मानसिक रूप से आपके हाथ में पियानो नहीं दिया जाएगा। तो एक ग्रुप में के हाथ में पियानो दिया, उनको 2 घंटा रोज पियानो बजाने के लिए कहा। दूसरे ग्रुप के हाथ में पियानो नहीं दिया, उनको मानसिक रूप में पियानो बजाने के लिए कहा।
ओके, अभी ये दोनों ही ग्रुप रोज 2 घंटा पियानो बजाने लगे, एक प्रत्यक्ष रूप में, एक मानसिक रूप में। 5 दिन होने के बाद में दोनों का भी EEG पैटर्न स्टडी किया गया और ब्रेन के इम्प्रेशन जो पाए गए, तो जिन्होंने हाथ में पियानो लेकर बजाया था, वो जो इम्प्रेशन थे वो 99.99% सेम टू सेम थे जो मानसिक रूप में बजाया, जो मानसिक रूप में बजाया। यानी कि जो हम सोचते हैं उसके सारे इंप्रेशन हमारे ब्रेन में आते हैं। ये जो ब्रेन है अपने पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, बराबर है। ब्रेन क्या करता है? पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन के पास ही सारा के सारे इंद्रिय, सारे के सारे ऑर्गन्स, सारे के सारे सेल टू सेल का कंट्रोल किसके पास है? ये ब्रेन के पास है। तो जैसा हम सोचते उसके इंप्रेशन ब्रेन में आते और ब्रेन के द्वारा हम वैसे बनते जाते हैं। तो अगर हमने सोचा यानी अपने मन में डर हो तो डरावनी हमारी पर्सनालिटी बन जाएंगी, यानी डरने वाली पर्सनालिटी बन जाएंगी। अगर हमारे पास शुभ विचार है, शुद्ध विचार है, शक्तिशाली विचार है, तो हमारी पर्सनालिटी भी वैसी बनती जाएंगी। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ जो है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी मेरे मन में जैसे सोच विचार होते हैं वैसे ही सोच विचार वाले व्यक्ति और परिस्थिति और वस्तुओं को मैं अट्रैक्ट करती हूँ। लॉ समझ लेंगे ठीक तरीके से, क्योंकि इस लॉ के बारे में बहुत बार हम सुनते हैं दूर दूर से, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं और न समझने के कारण हम अच्छी तरह अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो लॉ ऐसा है कि जो सोच विचार या भावनाएं मेरे मन में होती है वैसे ही सोच विचार वाले व्यक्तियों को, वैसी ही सोच विचार या सिचुएशन बनाने वाली परिस्थिति को और वैसे ही वस्तु और पदार्थों को मैं अट्रैक्ट करती हूँ। अगर मेरे मन में असफलता के विचार है, कोई प्रोजेक्ट लिया आपने, है ना, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है और मन डर रहा है कि ये होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता, तो मन का स्टेटस कैसा होता? कंफ्यूजन। मन का स्टेटस कैसा हो गया? कंफ्यूजन। तो किसको हम अट्रैक्ट करेंगे? जो व्यक्ति मुझे कंफ्यूज करेंगे उनको मैं अट्रैक्ट करूंगा। जो परिस्थिति मेरे उलझनों को बढ़ाएगी उसको मैं अट्रैक्ट करूंगी। जो वस्तु और पदार्थ मुझे डिस्टर्ब करेंगे उनको मैं अट्रैक्ट करूंगी। यानी मेरे मन का स्टेटस, मेरी मन की भावना, मेरी मनो अवस्था जैसी है वैसी ही व्यक्ति, वैसी ही परिस्थिति और वैसे ही साधन, वस्तु, पदार्थों को मैं अट्रैक्ट करती हूँ। करेक्ट? करेक्ट। तो समझो मेरे सर में दर्द है, रियलिटी है ना, सर में दर्द है, सच है, सर में दर्द है, लेकिन मैंने उस दर्द के बारे में सोचा कि अरे मेरे ना सर दर्द हो रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है। अगर मैंने ऐसे सोचा तो मुझे सर दर्द देने वाले व्यक्तियों को मैं अट्रैक्ट करूंगी। मेरा सर दर्द बढ़ाने वाली परिस्थिति मेरे सामने आ जाएंगी। मुझे सर दर्द देने वाले वस्तु और पदार्थों को मैं अट्रैक्ट करूंगी। फायदा हुआ कि नुकसान? क्या हुआ? नुकसान। ओके, ये समझा। ये रियलिटी के मेरा सर दर्द होता है। दूसरा हम एस्पेक्ट देखते हैं, हो रहा है सर दर्द, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरा सर स्वस्थ है, मेरा सर हेल्दी है, मैं हेल्दी हूँ। क्या सोच रही हूँ? मैं हेल्दी हूँ, मेरा सर स्वस्थ है, हेल्दी है। बस ये मेरी भावना है, ये मेरी मनोदशा है। तो किसको मैं अट्रैक्ट करूंगी? हमने 3 कैटेगरी लिखी आपने, व्यक्ति, परिस्थिति और वस्तु और पदार्थ। व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु और पदार्थ 3 लिखे। तो जैसी मेरी मन की स्थिति है, मेरी मन की स्थिति क्या है कि मेरा मस्तक स्वस्थ है, हेल्दी है, तो ये स्वस्थता को बढ़ाने वाले व्यक्ति मेरे पास आएंगे,
यानी मेरे साथ अच्छी बातें करेंगे, मुझे कंफ्यूज नहीं करेंगे, मुझे आधार देंगे। बराबर सर दर्द तो है, लेकिन वो मैं नहीं सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं एकदम ओके हूँ, मेरा सर एकदम हेल्दी है। तो वैसी ही परिस्थिति भी अनुकूल बनते जाएंगी। यानी ऐसे कोई आकर दंगा मस्ती नहीं करेगा, मेरे आगे पीछे कोई आकर मुझे टेंशन नहीं देगा, परिस्थिति भी मेरे अनुकूल रह जाएगी। और जो साधन सुविधा वस्तु पदार्थ है जो मेरे शांति के लिए आवश्यक है वही आएंगे। यानी एखादा शांतता का गीत लगेगा, या तो फिर माहौल शांति का बनेगा, या कोई भी आकर मेरे साथ शांति से प्यार से बातें करेंगे। कोई यानी सरदर्द होगा ऐसा कुछ नहीं होगा। 3 बातें, व्यक्ति, परिस्थिति और वस्तु और पदार्थ, ये तीनों ही मेरे लिए सकारात्मक हो जाएंगे। ये रियलिटी है कि सरदर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे सरदर्द के बारे में ना सोचते हुए मैं स्वस्थ हूँ ये मैं सोच रही हूँ। इसलिए मेरे हेल्प के लिए कौन कौन आए? व्यक्ति मेरे हेल्प के लिए आए, परिस्थिति मेरे हेल्प के लिए आई, और वस्तु और पदार्थ भी मेरे हेल्प करने के लिए आए। तो ये मुश्किल से मैं बाहर आऊंगी कि नहीं आऊंगी? आऊंगी ना। तो मेरा फायदा किसमें है? क्या सोचने में फायदा है? मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, ये सोचने में फायदा है, या मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, ये सोचने में फायदा है? हो गया। अभी ये हो गया। अभी हम फील्ड में काम करते हैं, है ना? तो आप सभी, आपके हाथ के नीचे बहुत सारे व्यक्ति काम करते होंगे। एक आधा पेशेंट ऐसा भी आता है ना जो तकलीफ वाला पेशेंट होता है। तो तकलीफ वाले पेशेंट को हम बोलेंगे नहीं ये बहुत तकलीफ देता, ये बहुत तकलीफ देता, तो क्या क्या हो जाएगा? ज्यादा तकलीफ देगा। व्यक्ति, परिस्थिति, साधन सुविधा वस्तु पदार्थ सब तकलीफ देने वाले बढ़ते जाएंगे। लेकिन बोला कि नहीं ये बहुत सपोर्टिव है, पेशेंट है तकलीफ वाला ही, लेकिन बोलना सपोर्टिव है, मेरी बातें सुन रहा है, मेरी ऑर्डर फॉलो कर रहा है, और ये शांत स्वरूप आत्मा है। ऐसा अगर हमने बोला तो वो भी हमें सहयोग देंगे, और व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु और पदार्थ भी हमें हेल्प करने आएंगी। तो अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती है ना, बहुत सारी, यानी सामाजिक आती, हमारी व्यवसाय से निगड़ित आती, हमारे फील्ड वर्क में आती, घर में आती, परिवार में आती, बच्चों से आती, फ्रेंड से आती, इससे उससे बहुत सारी मुश्किलें जीवन में, क्योंकि है ही कलयुग कहा जाता है। तो ऐसे समय पर मुश्किलों को फोकस नहीं करना, सॉल्यूशन को फोकस करना। जो प्रश्न है उसको फोकस नहीं करना, उत्तर को फोकस करना। समस्या को फोकस नहीं करना, समाधान को फोकस करना। तो ये जो टेक्निक है, बात छोटी है लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा है। लेकिन ये पता न होने के कारण हम गलत सोचते हैं, गलत बातों को अट्रैक्ट करते, अपने जीवन में वापस गलत होता, फिर उसके वजह से गलत सोचते, वापस गलत को अट्रैक्ट करते हैं, जीवन फिर से गलत होता। ऐसे ये दुष्ट चक्र, विशेष सर्कल अपने जीवन में चलता रहता, और फिर हम भी एक बार बीमार हो जाते। पेशेंट तो होते ही है, हम भी पेशेंट बन जाते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए एक सॉल्यूशन, एक महावाक्य लिख लो, जो हो रहा है वो नहीं सोचना चाहिए। जो हो रहा है वो नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जो होना चाहिए वो हो गया है ऐसा सोचना है। जो हो रहा है ये नहीं सोचना है, जो हो रहा है यानी जो निगेटिव हो रहा है वो नहीं सोचना है, लेकिन जो हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव हो, जो हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा पॉजिटिव है हो, ऐसा पॉजिटिव हो, वो हो गया है ऐसा सोचना है, ऐसा सोचना है। तो यानी सर दर्द हो रहा है तो सोचना मेरा सर स्वस्थ है, मेरे सामने समस्या आई तो उसका बारे में, समाधान के बारे में सोचना है। यानी फोकस हमारा जो है पॉजिटिविटी की होना चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी वो भी, उसकी रेंज कितनी होती पता है क्या? रेंज होती सारा विश्व उसकी रेंज होती है।
सारे विश्व के व्यक्ति आपको हेल्प करने के लिए आएंगे, सारे विश्व की परिस्थिति सकारात्मक अपने लिए बनती जाएगी, सारे विश्व के वस्तु और पदार्थ हमारे लिए सहकार्य करने लगेंगे। जो हो रहा है वो नहीं सोचना, यानी जो निगेटिव हो रहा है, यानी रियलिटी में निगेटिव है, लेकिन जो निगेटिव हो रहा है वो नहीं सोचना है, बल्कि जो पॉजिटिव होना चाहिए वो हो गया है, जो पॉजिटिव होना चाहिए वो हो गया है, ऐसा सोचना है। हो गया है, होगा नहीं, भविष्य नहीं, हो गया है ऐसा सोचना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा हमारे लिए व्यक्ति अनुकूल बनेंगे, परिस्थिति अनुकूल बनेगी और साधन पदार्थ भी अनुकूल बनते जाएंगे। यानी स्लोगन, हार के भी ना हारे जीत उसी की होती है। हार लिख लो, हार के भी ना हारे, यानी हारने जैसी परिस्थिति है लेकिन फिर भी नहीं हारना है, क्योंकि निगेटिव हो रहा है वो निगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। हार के भी ना हारे जीत उसी की होती है। हार के भी ना हारे जीत उसी की होती है। जो हो रहा है वही नहीं सोचना, लेकिन जो होना चाहिए पॉजिटिव हो गया है ऐसा सोचना। तो ऐसे हम सोचेंगे, वो सोचना भी कैसा है? विश्वास के साथ। कैसा? होता कि नहीं होता एक मन में नहीं रहना चाहिए, विश्वास के साथ। ऐसा सोचना विश्वास के साथ और शक्ति के साथ, आत्मविश्वास के साथ और शक्ति के साथ। और वही जितना हम रिपीट करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना उतना काम करेगा और हमारी जो मुश्किल है उससे हम बाहर आ जाएंगे। और हार के भी ना हारे जीत उसी की होती है। किसके जीवन में मुश्किल नहीं है? अभी बताओ मुझे, ऐसा एक भी व्यक्ति है कि जिसके जीवन में कोई मुश्किल नहीं? हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई मुश्किल जरूर 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 है। तो उसके बाहर आने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही तरीके से यूज करना है। उसके दो बातें आपको समझ में आई, आपने लिख भी ली। अभी और एक लॉ है, वो है लॉ ऑफ अटेंशन। लॉ ऑफ अटेंशन, लॉ ऑफ अटेंशन वो ऐसा है कि जहां वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। मेरा अटेंशन यहाँ होगा तो मेरी एनर्जी यहाँ फ्लो होगी और ये बातें बढ़ जाएगी। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज। जहां मेरा फोकस जाता है, जहां मेरा अटेंशन जाता है, वो बात बढ़ जाती है और उसमें एनर्जी फ्लो होती है, वो बात बढ़ जाती है। तो अभी और एक ख्याल रखना चाहिए कि जहां जहां मेरे आंखों के सामने निगेटिविटी दिख रही है वहां फोकस नहीं करना। अपने आंखों के सामने बहुत सारी निगेटिव है, देखा जाए और ढूंढते जाए तो बहुत सारी निगेटिविटी अपने देखेंगी। घर में, परिवार में, समाज में, कार्य क्षेत्र में, सब तरफ निगेटिविटी मैक्सिमम वही है। लेकिन फिर भी उसकी तरफ नहीं देखना है, उसकी तरफ उसको फोकस नहीं करना है। लॉ ऑफ अटेंशन, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज। मैंने व्हाइट साड़ी पहनी है, इसमें अगर थोड़ा सा धब्बा लग गया हो तो कहाँ अटेंशन जाएगा? कहाँ जाना चाहिए? 99.99% ये सफेद साड़ी है, तो वो नहीं बोलेंगे कि ये सफेद साड़ी है, क्या बोलेंगे? धब्बा लगा मैडम इधर, है ना? तो हमारी मानसिकता आज के वर्तमान समय में निगेटिविटी के लिए तरफ गई है, ऑलरेडी गई है। तो मानसिक शक्ति इसमें वेस्ट हो जाती है। इसीलिए क्या होना चाहिए कि हमारा अटेंशन पॉजिटिविटी के ऊपर। तो हमारे घर में भी बच्चे भी रहते हैं ना, बच्चों को हम बोलते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप ये करते हो। तकरार और दोष, ये दो बातों से निगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो उनमें जो गुण है, बच्चों में जो गुण है, या हम जो कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, हमें जो सहकारी जो व्यक्ति हमें मिले हैं,
या हमारे हाथ के नीचे जो काम करते हैं उनमें भी कुछ विशेषता गुण होते हैं, उसको अगर हमने देखे तो गुण बढ़ते जाएंगे। अगर निगेटिविटी को देखें तो निगेटिविटी बढ़ते जाएगी। इसीलिए जहां भी हम कार्य करते, जहां भी हम रहते, घर परिवार में, कार्य क्षेत्र में, समाज में, तो देखने का दृष्टिकोण, हमारा अटेंशन सदा पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, गुणों की तरफ जाना चाहिए। हमारे साथ जो सहयोगी सहकारी है उनके दोष नहीं देखने का, उनमें क्या गुण है वो देखने का, और उनके गुणों का उपयोग करते हुए अपना डिपार्टमेंट और ऊंचा लेकर जाएगा। उनकी कमजोरी देखेंगे, उनके पास निगेटिविटी देखेंगे तो निगेटिविटी बढ़ती जाएंगी। क्योंकि लॉ क्या है? वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज। तो तीन बातें, तीन लॉज, जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा लॉ, लॉ ऑफ अटेंशन। और ये तीन लॉज जब हम अपने जीवन में अप्लाई करते, बीमारी के बारे में भी, हमारी सामाजिक स्वस्थता के बारे में भी, आध्यात्मिक शांति के बारे में भी हमको बहुत सुकून मिलने वाला है। ये जो अभी तक हमने ये छोटी सी पढ़ाई की, उसी के ऊपर हम मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद दूसरा और एक सब्जेक्ट लेते हैं। तो जब भी हम मेडिटेशन करें, एक फॉर्मूला है, लिख लेना, AVF। AVF, ए माने एफर्मेशन या एटो सजेशन। ए माने एफर्मेशन या एटो सजेशन। वी माने विजुअलाइजेशन। वी माने विजुअलाइजेशन। और एफ माने फीलिंग्स। एफ माने फीलिंग्स। जब भी कोई मेडिटेशन करना है, एक्चुअली देखा जाए तो राजयोगा मेडिटेशन ये केवल बैठ के करने की बात नहीं है। वो चलते फिरते, घूमते, सोते, जागते, सपना देखते हुए भी हम ये मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन इसको केवल समझने की आवश्यकता है। आज मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको। जब आपको समय होगा तो हम एक 5 दिन का कोर्स लेंगे, जिसमें रोज 1 घंटा आपको देना है। तो एक 5 दिन में हम ये कंप्लीट कर सकते हैं, मैंने 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। आज खाली इसका इंट्रोडक्शन दे रहे। तो फॉर्मूला मैंने कहा, एटो सजेशंस, विजुअलाइजेशन एंड फीलिंग। और जब भी बैठकर अगर हमने कभी भी मेडिटेशन करना है तो पहला नियम, जैसे मैंने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होनी चाहिए। और दूसरा जो है वो मेडिटेशन करने के पहले एक साक्षी भाव से अपने श्वासों को साक्षी भाव से देखना। वो लंबा नहीं करना, छोटा नहीं करना, प्राणायाम नहीं करना, कुछ भी नहीं, केवल ऑब्जर्व करना। सांस आ रही है, जा रही है, जो भी है, जैसी भी है। जब हम सांस को ऐसे साक्षी भाव से देखते हैं तो मन के विचार स्लो डाउन होने लगते हैं और मेडिटेशन जल्दी लगता है। उसका एक प्रयोग हम अभी भी करेंगे। एक छोटी कमेंट है, एटो सजेशन, मन के मन में आपको एटो सजेशन रिपीट करना मन के मन में, और उसके बाद एक गीत लगेगा और गीत के भावनाओं के साथ हमें एक रूप होना है, सीधा होकर बैठना है। आंखें हल्की सी बंद, अपना पूरा ध्यान श्वासों की तरफ, आती जाती श्वास को साक्षी भाव से महसूस करना है। श्वास आ रही है, जा रही है, जो भी हो, जैसी भी हो, साक्षी भाव से उसको ऑब्जर्व करेंगे। मन के मन में मेरे पीछे दोहराइएगा,
फोकस करें। कपाल भुरकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी। मैं स्वस्थ हूँ। मन के मन में दोहराए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है, नॉर्मल है, हेल्दी है। मेरा मन शक्तिशाली है। मेरा चित्त प्रसन्न है। आज मुझे समझा कि जैसा मैं सोचती हूँ वैसा बनते जाती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हो रहा है, जो निगेटिव है, वो नहीं सोचना है, बल्कि जो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, वो हो गया है, वो सोचना है। हार के बिना हारे, जीत उसी की होती है। Law of attention. Where attention goes, energy flows, that thing grows. मेरा attention पॉजिटिविटी की ओर है। दुनिया भले निगेटिव हो, लेकिन उसमें भी मुझे केवल पॉजिटिव देखना है। जो हम देखते हैं वही मल्टीप्लाई होते हैं, वही बढ़ते जाते हैं। मेरे जीवन में मैं सदा व्यक्ति व्यक्ति में गुण देखूंगी, अवगुण नहीं। परिस्थिति परिस्थिति में सद्भावना देखूंगी, नेगेटिविटी नहीं। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। तो हमने देखा कि जैसा हम सोचते वैसा हम बनते जाते हैं। आज से हम ये नियम पक्का करेंगे, जो भी हम सोचेंगे, जो होने वाला है वो होने वाला है। ऐसा सोचे तो भी होने वाला है, वैसा सोचे तो भी होने वाला है।
लेकिन हमारा फायदा किसमें है? पॉजिटिव सोचने में है। इसलिए पॉजिटिव ही सोचना है। ये लाइन अभी मन में पक्की हो गई। अभी ये सवाल ऐसा आता है कि ऐसा देखा जाए तो हम कोशिश करेंगे पॉजिटिव सोचने की, लेकिन फिर भी पॉजिटिव सोच जल्दी नहीं आएंगे। और उसके साथ हमने लिखा कि वो भी कैसा, विश्वास के साथ बोलना है, और वो भी शक्तिशाली रूप में बोलना है। ये 2 बातें हमने लिखी। तो वो बातें, 2 बातें हमारी जीवन में कैसे आना चाहिए, ये हमारी सोच विचार बनते कैसे हैं, तो उसका साइंस क्या है, उसका प्रोडक्शन कैसा होता है, हमारी सोच विचार के थॉट्स का प्रोडक्शन कैसा होता है, एक उदाहरण से समझेंगे। समझो, अभी एक मटका यहाँ पर रखा है, और मटके के अंदर एक इधर पानी लेने के लिए टोटी भी है, और ऊपर से पानी भरने के लिए जगह भी है। ऊपर से हमने पानी डाला तो नल में से क्या आएगा? पानी आएगा। अगर छाछ डाली तो? अच्छा, अमरूद डाला तो? दूध डाला तो? अरे वाह, सब पास हो गए। ऐसे ही ये एक मटका है। क्या है? मटका है, और इसके अंदर सोच विचार का प्रोडक्शन होता है। लेकिन मटके में इनपुट कहाँ से आ रहा है? जो आंखों से देखते वो इनपुट हो गए, जो कानों से सुनते वो इनपुट हो गया, जो मुख से बोलते वो इनपुट हो गया, वो मुख से जो खाते पीते वो भी इनपुट हो गया। तो जैसा ये इनपुट को चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो इनपुट हम क्या क्या देखते? सभी देखते, ब्रेकिंग न्यूज देखते, मारामारी देखते, इधर ये हो रहा है वो हो रहा है, मोबाइल देखते, टीवी देखते, टीवी के सीरियल्स देखते। सीरियल्स में क्या बताते? इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा झगड़ा किया, ऐसे क्या क्या पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा कभी। एक भी सीरियल मेरी जिंदगी में मैंने आज तक नहीं देखे हैं। तो सच नहीं लगता था, लेकिन सच है। तो ये जो देखते हैं ना, वो देखने की क्वालिटी चेक करो, आज से चेंज करो, अभी से चेंज करो। जो भी देखना है केवल पॉजिटिव। हाँ, न्यूज देखो, पॉजिटिव देखो। जो ब्रेकिंग न्यूज बार बार लगती है और वो ब्रेकिंग बोल के वो रिपीट करते हैं, मोबाइल पे वही, प्रिंट मीडिया पे वही, टीवी पर ऊपर वही, और वही इंप्रेशन ब्रेन में हो जाता है, वही इनपुट चल रहा है। तो अपनी देखने वाले इनपुट को चेंज करो, सुनने वाले इनपुट को चेंज करो, है ना। अपना कान यानी कि डस्टबिन थोड़ी है, कोई आकर कुछ भी बातें सुनाए, इसकी उसकी, उसने इसके ये कहा, इसने उसको ये कहा, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, ऐसी बातें बहुत सारी सुनना पड़ता, लेकिन नहीं सुनने, वो नहीं सुनने, प्यार से उनको चेंज करना, टॉपिक चेंज करना। तो गलत सुनना भी नहीं, गलत देखना भी नहीं, गलत बोलना भी नहीं। अपने शब्दों को चेक करो, अपनी आवाज को चेक करो, हमारे शब्द कौन से आते हैं, हमारी आवाज ऊंची आती है कि धीमी आती है, वो चेक करना है। और खान पान चेक करना है, पीना भी चेक करो, पानी पीते, चाय पीते, दूध पीते, जो कुछ भी पीते हैं, और जो भोजन करते हैं उसको भी चेक करो। एवढं जरी तुम्हाला समजलं ना, तरी पण तुम्ही स्वतः करून जर दुसऱ्यांना या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या, तर तुमच्या ऑफिसचं वातावरण, तुमच्या स्टाफचं वातावरण, तुमच्या टीमचं वातावरण इतकं बदलून जाईल। सगळे एक दुसऱ्यांना खूप सहकार्य करतील, सगळे एक दुसऱ्यांना खूप मदत करतील, आणि त्याच्यातून तुमचं टार्गेट काय जे आहे ना, ते 5 दिवसात कंप्लीट व्हायचं 2 दिवसातच कंप्लीट होईल। बघा, म्हणजे जेव्हा आपण असं विचार करतो तेव्हा सगळे सहयोगी आहे। लॉ ऑफ अट्रॅक्शन मध्ये सगळे व्यक्ती सहयोग करायला येतात, परिस्थिती आपल्यानुसार बनत जाते, आणि साधन सुविधा आपल्याला आपोआप मिळायला लागतात। करून पहा, फक्त विचार कसा असला पाहिजे? शुद्ध, शुभ आणि शक्तिशाली। आणि त्याच्यासाठी सगळे इनपुट्स काय करायला पाहिजे? पॉझिटिव्ह करायला पाहिजे। हे सगळं तुम्ही करायला लागा, अनुभव घ्या, दुसऱ्यांनाही समजून सांगा, आणि सगळे मिळून करा। बघा, अहमदनगर जिल्हा भारतात पहिला नंबर आहे। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, सांसों को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में
विजुअलाइज करें एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों एनर्जी मिलकर मेरा जीवन बनता है। मन सोचता है, भावनाओं को क्रिएट करता है। हर एक के जीवन में कुछ न कुछ समस्या होती ही है। मुश्किलें होती हैं, लेकिन वो समस्या का चिंतन नहीं करना, समाधान के बारे में सोचना। वो मुश्किलों के बारे में नहीं सोचना, सॉल्यूशन के बारे में सोचना। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आज मॅडम वेळात वेळ काढून आपल्याकडे आला त्याबद्दल मॅडमचे शतशः आभार मानतो. तशी आपली बॅच आपण आपले भाग्यवान समजायची, कारण मेडिटेशन हा जो भाग आहे अध्यात्मावर आधारित भाग आहे आणि मेडिटेशन शिकणं, मेडिटेशन करणं म्हणजे मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे आपल्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर इथं मिळतं. त्याचं उदाहरण मी आहे स्वतः. मला एकूण 2018 मध्ये अटॅक येऊन गेला होता आणि त्यानंतर माझं ब्लॉकेज 60% ब्लॉकेज होतं. त्यानंतर मी 2018 मॅडमकडं आनंद ऋषी हॉस्पिटलला तिथे मी कोर्स केला 7 दिवसाचा आणि त्यानंतर मॅडमकडे मी मुरली यायला लागलो. मुरली मी सकाळी थोडक्यात आपण त्याला प्रवचन म्हणूया, तर तिथे यायला लागलो. त्यानंतर हळूहळू मेडिटेशन करत 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 आज माझं 2020 मध्येच पूर्ण ब्लॉकेज नील झाला. मी फक्त एंजिओग्राफी केली, प्लास्टिक केली नव्हती, तर आज मला ब्लॉकेज नाही. मी आज तुमच्या समोर उभा दिसते ते केवळ मॅडम म्हणून दिसते, नाहीतर मी आज या नमस्ते मॅडम, मी प्राथमिक आरोग्य केंद्र निवास LHV म्हणून काम करते. तर माझी एक बहीण आहे, पुण्याला राहते ती, आणि ती काय मला फोनवरती नाही का की तू ओम शांतीचे लेक्चर ऐकत जा नाही का, ती काय मला नाही का, पण आमचं एक तर बिझी शेड्यूल असतं काही नाही का, हा ती सांगते का फोन वगैरे करून, हा मी तुला हे पाठवते तू हे ऐका नाही का, असं ती काय म्हणते. आणि तिच्याकडे पाहिल्यानंतर मला नेहमी, आणि ती मला कधीच निगेटिव्ह सांगत नाही, मी पॉझिटिव्हच सांगते. आता कोरोनाचा काळ होता ना, तर त्या काळामध्ये पण तिने मला फोन केला आणि मला म्हणे की नाही का शैला की तू कोरोनाच्या काळामध्ये काम करते नाही का असं. तर मी पण देवाला प्रार्थना करते की माझी बहीण या कोविड काळामध्ये काम करते, तिच्या आरोग्याला नाही का काही हानी होऊ देऊ नको, व्यवस्थित आणि सुखरूप काम करू दे. तर मी तिचं ते ऐकल्यानंतर मी त्या दिवशी दिवसभर विचार केला की माझी बहीण माझ्याबद्दल किती पॉझिटिव्ह विचार करते. म्हणजे याच्याने काय होतं, ह्या मेडिटेशन म्हणजे मी आज तुम्हाला समोर पाहिलं, तुमचं लेक्चर ऐकलंय, तर आज मला माझ्या बहिणीच्या त्या वाक्याचं खूप महत्त्व कळलं. आणि आपल्याबद्दल पॉझिटिव्ह विचार करणारे पण लोक पाहिजे, त्याच्यासाठी आपण पण पॉझिटिव्ह राहायला पाहिजे.
हे मला आज तुमच्या एका लेक्चरमधून खूप छान पद्धतीने आणि सुंदर शब्दात समजून सांगितलं ना, तर मी आज बहिणीला कॉल करून सांगणार आहे की मी आज तुम्हाला भेटले म्हणून. नमस्ते मॅडम. आज आपण खरं भाग्यवान म्हणू की प्रशिक्षणार्थी की कांकरे मॅडमचा आपल्याला वेळ मिळाला. त्यांनी जे 1 तासाचं जे शिक्षण दिलंय सगळ्या आयुष्याला कलाटणे देणारं आहे आणि जे आपण शास्त्र शिकतोय त्याचा रामबाण उपाय याच्याशिवाय दुसरा असूच शकत नाही याचा माझा विश्वास आहे. आणि माझ्या 20 वर्षाच्या प्रॅक्टिसमध्ये मी जेवढे काही पेशंट बघितले असतील त्या पेशंटला याच्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही हे आपण मान्य करायला पाहिजे. आणि अशा सेशन माध्यमातून आपल्याला जे मॅडमने सांगितलं त्यांचं मी ऋणी आहे. धन्यवाद. आपल्या सर्व धन्यवाद सांगतो आणि थांबतो. सांगायचं झालं तर मी ह्या ट्रेनिंगला यायला तयार नव्हती. पहिली गोष्ट माझी इच्छाच नव्हती ट्रेनिंगला यायचं, 6 दिवस टाइमपास करायचा. मी बऱ्याच जणांना फोन केले, कर्डे सरांना म्हटलं मी नाही आलं तर चालेल का, आंधळे सरांना फोन केला मी नाही आलं तर चालेल का. पण नंतर मीच माझ्या मनाला समजावलं की जे होतं ते चांगल्यासाठीच. आता मी प्रयत्न केले माझ्या परीनं की ट्रेनिंग कॅन्सल करायची, पण झालं नाही. मग मी हाच विचार घेऊन आले की ठीक आहे जे होतं ते चांगल्यासाठी. हा माझ्या मनात कायम एक विचार असतो की प्रत्येक गोष्टीला असंच विचार करायचा आपण की आपल्या चांगल्यासाठी काहीतरी आहे. तर कालपासूनच ट्रेनिंग खरंच चांगलं आहे. आपल्या पर्सनल जीवनामध्ये कुठं कुठं काय काय अनुभवायला मिळतं कालपासूनच. आणि आज मॅडमचं सेशन झाल्यावर खरंच कळून चुकलं की ज्या गोष्टी होत्या की मी ट्रेनिंगला यायला तयार नव्हते, मला कुठेतरी दुसरीकडे वेळ द्यायचा होता, अभ्यास असेल काही असेल, पण ते एका दिवसाच्या याने काय झालं असतं. ही गोष्ट मला आयुष्याला सर जशी म्हणली तशी आयुष्याला कलाटणी देणाऱ्या ठरेल. आणि आपण हे सगळं फॉलो केलं. स्ट्रेस प्रत्येकाच्या आयुष्यात आहे. आज ना उद्या आपल्याला वाटेल की म्हणजे आज आपण फॉलो करू, आज ताजा ताजा आहे, उद्या प्रत्येक जण ज्याच्या त्याच्या कामाला गेलं की विसरून जाणार मॅडम मी काय सांगितलं होतं. पण हे असं नाही. आपण प्रत्येक ठिकाणी काही बेसिक रूल्स सांगितलेत मॅडम. हे लॉ ऑफ अट्रॅक्शन सांगितलं. आपण जसं विचार करणार तसंच आपल्यासोबत घडणार आहे. आणि त्यासोबत मी अजून एक सांगते की जे होतं ते चांगल्यासाठीच. हे पण एक तुम्ही सोबत धरून चाला. आणि वेळोवेळी निगेटिव्ह काही झालं तर पॉझिटिव्ह त्यात शोधायचं. निगेटिव्ह गोष्टी येणार नाही, अनअवॉइडेबल आहे, येणारच. आपण काम करतो येणारच, निगेटिव्ह बोलणार. पण त्यात मॅडमने जसं सांगितलं तसं आपण काहीतरी पॉझिटिव्ह शोधत राहायचं. आणि ठीक आहे म्हणून आपलं मन नेहमी प्रसन्न ठेवायचं. हा लेसन घेतला. थँक्यू सो मच मॅम. थँक्यू दीदी. तुम्हाला दिदी म्हटलं कारण तुमच्याकडे बघून मला शिवानी दिदींची आठवण आली. त्यांचा क्लास करणं किंवा त्यांच्या समोर जाणं हे माझं स्वप्न, पण ते पूर्ण होणार नाही. तुम्हाला पाहून असं वाटलं की तुम्ही त्याच आहात आणि ते तशाच दिसलं आणि त्याच पद्धतीने शिकवलं. ह्या सरांनी जसं सांगितलं की त्यांचा इन्सिडेंट तसाच माझा 2018मध्ये मुलगा वारला. त्यानंतर मी 5-5.5 वर्षाचा होता. तर मी आरोग्य सेवक आणि माझाच मुलगा डेंग्यूने मारला. खूप प्रयत्न केले, पुण्यापर्यंत गेलो पण तो वाचला आणि मी अगदी डिप्रेशनमध्ये आलो. तर माझा मित्र मनोज मुळे म्हणून शिक्षक आहे, तर त्यांनी मला ओबेरॉय हॉटेलच्या पाठीमागे क्लासला पाठवलं. मी तो 8 दिवसांचा क्लास केला. त्यानंतर मी रेग्युलर आजपर्यंत मेडिटेशन करतो आणि त्यातून मी बाहेर आलो. माझ्या मिसेसला बाहेर आणलं, आईला आणलं, माझ्या पुतण्यालाही आणलं आणि व्यवस्थित चालू आहे. हे तुम्ही खूप छान सांगितलं. ही सगळी माहिती मी माझ्या आशा वर्करांना आणि सगळ्यांना सांगेन. धन्यवाद मॅडम. ओम शांती मॅडम. माझं नाव सतीश पुष्कळ. मी औरंगाबादचा रहिवासी आहे. हे तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयामध्ये कार्यरत आहे, आरोग्य सहाय्यक या पदावरती. मी सुरुवातीला मुरलीला जायचो, नंतर मग मला वेळ नव्हता भेटत म्हणजे कारण अंतर खूप जास्त असायचं. सकाळी लवकर यावं लागायचं. आता 9:45ला आमचं फेस रिडिंग घेतलं जातं, त्याच्यामुळे लवकरच निघावं लागतं. तर काही मुरलीला जाणं होत नाही. तुमच्याबद्दल जर सांगायचं जर ठरलं, तुमचं फक्त नाव ऐकून होतं मी, पण आज प्रत्यक्ष अक्षरशः परमेश्वराचं रूप आमच्या समोर बसलं असं अनुभव. खूप छान वाटलं. ते जे कानावरती तुम्ही जे शब्द सांगत होते, शब्दांची सुमनं पडत होती, ते अक्षरशः म्हणजे परमेश्वर आमच्या समोर बसलाय आणि तो काहीतरी आम्हाला प्रसाद देतो असं. तुम्ही आज म्हणजे जे सेशन घेतलेलं आहे त्याचा वापर आम्हाला गाव पातळीवर निश्चित स्वरूपात होईल आणि त्याच्यामध्ये आमच्या ज्ञानामध्ये अजून भर पडली. आणि अध्यात्म ह्या विषयावर फार म्हणजे आज तुम्ही जे लेक्चर दिले खूप सुंदर होतं. त्याबद्दल मी माझ्या सर्व कर्मचारी, अकोले तालुका
तसेच इथे सर्व बसलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या वतीने तुमचे खूप खूप आभार.